तो क्या हालचाल, मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर का है प्रकाश का अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2। कल ही हमने प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट किया था और उस लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रकाश के अपवर्तन को बताया था तथा उसके नियम को बताया था। तो उस वहीं पे देखे थे कि प्रकाश के दूसरा नियम या स्नेल का नियम, दूसरा जो नियम है वही नियम क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। वहाँ पर ही एक शब्द आया था क्या, अपवर्तनांक। तो कल ही बताए थे कि जो अगला लेक्चर आएगा यानी लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम अपवर्तनांक को कवर करेंगे। इससे मज़ेदार न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, बनाइएगा, खूब मन लगेगा, ठीक है ना। तो आज हम अपवर्तनांक को लेकर के आए हैं। इस लेक्चर में जो भी बात होगा अपवर्तनांक के बारे में बात होगा। अपवर्तनांक के टोटल जितने भी कंसेप्ट है सभी को देखेंगे। उसके बाद उससे न्यूमेरिकल करेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल जो पूछा गया है उसको भी लेकर के दिखाएंगे, ठीक है। और सारे हैं लेकिन लेंगे 1-2 ताकि और आप सोल्व नहीं कीजिएगा, इसलिए 1-2 न्यूमेरिकल को भी लेकर के हम दिखाएंगे। यानी इस लेक्चर में हम फुल्ली बात करेंगे किस पे, अपवर्तनांक पर, ठीक है। तो देखिए अपवर्तनांक होता है ना, तो अपवर्तनांक का मतलब ये बताए थे ही, ये प्रकाश से सघनता को मापता है। जैसे वहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम हम बताए थे कल के लेक्चर में, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख ले, ठीक है। तो क्या है, तो सघन और विरल माध्यम में बताए थे, तो वहाँ पे हम वेग का हम क्या कहे थे कि तुलना करके हम देखेंगे। तो कहीं पे आपको जिसका वेग जानते हैं कि प्रकाश का वेग उस माध्यम में उतना होता है उसी के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए क्या दिया रहता है, अपवर्तनांक दिया रहता है। तो अपवर्तनांक ही ऐसा पद है जो हमें बताता है कि कौन माध्यम सघन है और कौन माध्यम विरल है। समझ में आया। तो इसीलिए अपवर्तनांक बहुत महत्वपूर्ण है और उसके हर एक चीज़ के पद के रूप में हम इसके फार्मूला को देखेंगे, यानी डिराइव करके आज हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अपवर्तनांक बताए थे ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक टर्म है, यानी किसी के सापेक्ष ये होता है। तो 2 प्रकार के हो जाएंगे अपवर्तनांक, एक सीधे अपवर्तनांक बोले या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोले, यानी कोई अंतर नहीं है। जब उसी को हम क्या कर देंगे, हवा से कंपैरिजन कर देंगे। यहाँ पे कम से कम कंपैरिजन करने के लिए 2 चीज़ चाहिए। कोई भी चीज़ के कंपैरिजन किससे करते हैं, 2 चीज़ से चाहिए। तो 2 चीज़ करते हैं, तो उसमें एक क्या होगा, माध्यम होगा, और दूसरा क्या होगा, हवा होगा। तो वही अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहला जाएगा। और उसी में क्या करेगा, अपवर्तनांक 2 अलग अलग माध्यम के लिए ले लेंगे। एक पानी ले लिए तो एक कांच ले लिए, चाहे एक कांच ले लिए तो एक हीरा ले लिए, एक किरोसिन तेल ले लिए तो एक हीरा ले लिए। ऐसा ही करके हम दूसरे अलग अलग यानी हवा को छोड़ करके दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसको सापेक्षिक अपवर्तनांक कहिए, या पहला माध्यम का दूसरे माध्यम के, जैसे कि तेल का, किरोसिन तेल का हीरा के सापेक्ष अपवर्तनांक करिए। तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पर भी हम जो सघन माध्यम और विरल माध्यम का परिभाषा बताए थे, तो वहाँ पे वेग को बताए थे। तो ये वेग से ही कंपैरिजन करते हैं, लेकिन फॉर्मूला के तौर में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम वेग का अनुपात निकाल लेते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि वेग को देख करके कंपैरिजन करेंगे, तो वही वेग के अनुपात से ही अपवर्तनांक आता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए। जब ये निरपेक्ष की बात है तो किसकी तुलना करना है, हवा से तुलना करना है। और तो हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग c, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है उसको डिनोट किससे करते हैं, c से करते हैं। बाद बाकी दूसरा माध्यम के प्रकाश का वेग को किससे, v से, ठीक, c से। उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर है, कहीं पर c लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ है कि प्रकाश हवा या शून्य में प्रकाश का वेग, ठीक। तो देखिए, हवा या निर्वात में प्रकाश के वेग c तथा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग v के अनुपात को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या उस माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कह लीजिए या सीधे अपवर्तनांक कह लीजिए। तो जैसे कि अब इसके बाद से कोई दे रहा है कि डायरेक्ट दे रहा है कि पानी का अपवर्तनांक
इतना है या हीरा का अपवर्तनांक इतना है, इसका अर्थ क्या है कि वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कर रहा है। तो ये नहीं है कि सिंगल है हीरा का अपवर्तनांक निकाल लिया है, नहीं, उसको कंपैरिजन किया है, लेकिन किससे किया है? हवा से किया है। निरपेक्ष का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। यानी कि डायरेक्ट कहे हीरा का अपवर्तनांक है या कहे कि हीरा का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो दोनों बात एक ही है। तो आज के बाद कहीं भी डायरेक्ट किसी का अपवर्तनांक डायरेक्ट लिखा हुआ, किसी के सापेक्ष नहीं लिखा हुआ, तो हम समझ जाएंगे किसके सापेक्ष है? हवा के सापेक्ष है। या हवा के सापेक्ष लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। तो देखिए, तो वही होता है अनुपात, और इसे म्यू या न्यू से सूचित करते, कल ही बताए थे। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? हवा या शून्य में प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। यानी जिसका अपवर्तनांक लिखेंगे, निकालेंगे, उसका क्या करेंगे? उसमें उस माध्यम में प्रकाश का वेग को बट्टा में लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, और क्या करेंगे? हवा या शून्य का प्रकाश का वेग ऊपर लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा। तो क्या होता है, यहीं से समझ लीजिए सापेक्ष अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा कि जिसका हमको अपवर्तनांक निकालना रहेगा उसको हमेशा किस में लिखेंगे? हर में लिखेंगे। या हर है ना, बटा के नीचे है, तो ये हर में लिखेंगे। और जिसके सापेक्ष निकालेंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम हवा के सापेक्ष निकाल रहे हैं, बता ही दिए कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हवा के सापेक्ष, तो हवा के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसको ऊपर उसके वेग को, और जिसके जिसका निकालेंगे उसको क्या करेंगे? हर में लिखेंगे, ठीक है। तो यही हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक और हवा या शून्य में प्रकाश का वेग बटे किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो जैसे देखिए, म्यू ऑफ एनी मीडियम, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कल ही देखे थे हवा के सापेक्ष है, तो एयर हवा का होता है, और म्यू मीडियम, यानी कल देखे थे ना सापेक्ष को कैसे हम लिखेंगे, सापेक्ष को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि म्यू कल दिखाए थे, अगर दूसरा माध्यम का निकलना है तो दूसरा इधर, यानी दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक किसके अपेक्षा? पहला के अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या है? किसी मीडियम का अपवर्तनांक, किसी मीडियम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसे कह दे या म्यू मीडियम कह दे, इसका दोनों का अर्थ एक ही है। बता दिए हैं कि हवा के सापेक्ष बोले या नहीं भी बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। समझ में आया? तो वही हो गया। तो देखिए यहाँ से, तो ए म्यू मीडियम बराबर, यानी म्यू एनी मीडियम लिख दे या ऐसा लिखे, दोनों बात एक ही है, बराबर C/V। और C जानते हैं कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है अप्रॉक्स। और V जिस माध्यम का पूछेगा उस माध्यम का दिया रहेगा, ठीक। या अपवर्तनांक दिया रहेगा तो V पूछ लेगा, ठीक। और तो इस यहाँ से देखिए क्या होगा? म्यू हमेशा 1 के बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ऊपर C है, और जानते हैं हवा या शून्य में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, उससे अधिक वेग किसी चीज में ना प्रकाश का वेग होता है। तो ऊपर हमेशा क्या होगा? बड़ा चीज होगा। तो बड़ा चीज में हम या तो बराबर चीज से भाग दे देते हैं, दे सकते हैं, नहीं तो छोटा चीज से भाग, यानी ये हमेशा होगा, नीचे वाला क्या होगा? छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। तो बराबर कब होगा? जब प्रकाश का वेग, प्रकाश का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक हम निकालेंगे तब। तो हवा का अपवर्तनांक तो हवा के सापेक्ष न निकालेंगे, तो हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? C। और किसके सापेक्ष? हवा का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, यहाँ नीचे में C भी हो जाएगा, तो C/C कितना हो गया? 1 होगा। और नहीं तो उसके छोड़ करके कोई भी दूसरा माध्यम होगा तो उसमें क्या होगा? प्रकाश का वेग हमेशा छोटा होता है। तो इसलिए हम कभी भी 12 बटा छोटा निकालेंगे, 12 बटा छोटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 से छोटा ही ना आएगा, और सॉरी 1 से बड़ा ही ना आएगा। ऊपर क्या है? 12 है, नीचे क्या है? छोटा है। तो हमेशा क्या होगा? होल में बदल देगा, यानी मिश्र भिन्न में बदल जाएगा। तो क्या होता है? मिश्र भिन्न का मतलब 1 से 12, तो हमेशा क्या होगा? 1 से 12 या बराबर आएगा। तो 1 से बराबर किस कंडीशन में आएगा? हवा का अपवर्तनांक होगा। अगर 1 से बड़ा होगा म्यू, हमेशा किसके लिए? अन्य माध्यम के लिए, यानी हवा को छोड़ कर के लिए, ठीक है। तो और निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो जैसे कि कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.54 है। इसका अर्थ हुआ कि हीरा में प्रकाश का वेग 2.54 गुना हवा में प्रकाश के वेग से छोटा है। समझ में आया? इसका अर्थ यही है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और
और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.54 है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो बोलेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.54 है, इसका अर्थ ये हुआ कि हीरा में प्रकाश का वेग हवा में प्रकाश के वेग का 2.54 गुना छोटा है। या इसके परिभाषा से हम बोल सकते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग तथा हीरा में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.54 है। दोनों तरह से समझ गए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए और फिर हम आगे अपवर्तनांक यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक कर लीजिए किसी माध्यम के लिए। अभी तो देख केवल हवा के लिए ना। देखिए कोई डायरेक्ट अपवर्तनांक का रियली फार्मूला ये हुआ, माने वहाँ पे तो निरपेक्ष कह दिए तो हवा का यूज करेंगे, और वैसे हवा का नहीं यूज करेंगे तो सीधे अपवर्तनांक हुआ, ठीक। तो अपवर्तनांक कह दे या सापेक्ष अपवर्तनांक कर ले, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर ले या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर ले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है, यदि एक माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग क्या है, v2 है, तो v1 तथा v2 का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, यानी v1 बटे v2 क्या कहलाएगा कि दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। बता दिए हैं कि बटा में जिसका वेलोसिटी रहता है उसका अपवर्तनांक होता है ऊपर में जो रहता है, अंश में जो रहता है उसके सापेक्ष। तो यहाँ पे देखिए बटा में क्या है, v2 है, इसका अर्थ क्या कि दूसरा के सापेक्ष और पहला के वेग। तो बताए थे क्या होता है, म्यू के जस्ट बाद लिखाता है उसका अपवर्तनांक रहता है, और म्यू के जो बाद रहता है कल के लेक्चर में बताए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो रहता है उसके सापेक्ष रहता है। तो आज तो बताइए रहे, तो क्या है कि जो बाद में पहले रहता है उसका अपवर्तनांक रहता है, और जो बाद में रहता है उसके सापेक्ष होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, और इसी बात को हम 1 को हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी म्यू के जो आगे जस्ट रहता है उसका अपवर्तनांक होता है, और म्यू के जो पीछे रहते हैं उसके सापेक्ष, या जो पहला डिजिट के बाद जो रहता है उसके सापेक्ष, ठीक है। और ये होता क्या है, v1 बाई v2, यानी जिसका अपवर्तनांक उसका वेलोसिटी बटा में और जिसके आप सापेक्ष उसका वेलोसिटी ऊपर, ठीक है। और कल स्नेल के नियम से आपने देखा था, स्नेल के नियम से आपने देखा था कि क्या वो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। यही तो स्नेल कह रहा था, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये इतना समझ गया, तो इसी दोनों को मिला देते, इसी को लिख सकते हैं ना, μ21 बराबर 1 μ2 बराबर साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2। अभी यहीं पे नहीं, क्या बोले, अलग अलग फॉर्म में देखिए अभी कितना निकलेगा। अब जैसे हम कह दें कि मीडियम 1 का अपवर्तनांक बताइए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में हमेशा क्या करते हैं, सी बाई और किसका, 1 का। तो 1 का अब वेग कितना है, v1 है, लिखे हैं। फिर देखिए अगर हम μ2 पूछ लें तो μ2 का मतलब किसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का। तो माध्यम 2 का क्या करते हैं, हवा से निकालते हैं, तो हवा का वेलोसिटी क्या होता है, c, बाई किसका, दूसरा का, तो v2 हो गया। और यहाँ पे c बराबर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ये है क्या, हवा या शून्य में प्रकाश का वेग क्या है, हवा या शून्य में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर हम निकालें μ2 बाई μ2 बाई μ1, तो μ2 कितना है मेरा, c बाई v2 अब बाई क्या, c बाई v1। तो जैसे देखिए बटा के बटा रहेगा ना तो कन्फ्यूजन होगा, तो मेन बटा को देखिए, तो मेन बटा मेरा कौन है, ये है ना। तो इससे देखिए, तो इसके ऊपर क्या है, बटा है, तो उसके ऊपर जो बटा के नीचे वो नीचे आ जाता है, यानी c v2 गुना। अब देखिए बटा के नीचे क्या था, c था, तो बटा ये न मेन बटा है, बटा के नीचे c था और बटा के नीचे के बटा था, ये ऊपर चला जाएगा यानी v1। तो देखिए c से c कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या आया, v1 बाई v1 बाई v2, और ये क्या आया, v1 बाई v2। और यहाँ से देखिए कि v1 बाई v2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1 μ2 या μ21। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से सबको एक साथ लिख दें तो हमने क्या पाया कि
1 म्यू टू बराबर म्यू टू 1 और बराबर क्या पाया कि म्यू टू बाई म्यू 1, म्यू टू बाई म्यू 1। यहाँ देखिए ना म्यू टू बाई म्यू 1 है ना, ये निकला है। तो म्यू टू बाई म्यू टू बाई म्यू 1 अब बराबर क्या निकला था, साइन आई बाई साइन आर, साइन सबको एक साथ लिखते हैं, साइन आई बाई साइन आर और बराबर क्या V1 बाई V2, V1 बाई V2। ठीक है ना। क्या करना है कि जिसका अपवर्तनांक रहता है तो वो उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक का बटे में जिसके सापेक्ष रहता है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए यहाँ पे दूसरा का अपवर्तनांक है तो म्यू टू निरपेक्ष, दूसरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक का बटे किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष है, तो 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। और यहीं से देखिए और कंक्लूजन निकला। ठीक है, यहाँ पे लिख दे, देखिए रहे ना किसके बाद क्या लिख रहा है नोट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको और इसको निकाल ले, इसको और इसको निकाल ले तो क्या आया, म्यू टू बाई साइन म्यू टू इंटू साइन आर बराबर म्यू 1 इंटू साइन आई। और वहाँ पे देखे थे ना म्यू 1 क्या था, जिस माध्यम से प्रकाश आपतित हो रहा था और जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा था वो क्या था, म्यू 2 था। इसका अर्थ है कहीं पर भी अपवर्तन दिया रहेगा और ऐसे हुआ और मान लीजिए कि ऐसे जा रहा है और ये दूसरा माध्यम है, वो कोई और माध्यम है। अगर मान लीजिए इसका दे दिया कि नाम म्यू अल्फा है और इसका नाम दे दिया म्यू बीटा है और कहेगा कि इसका कोण, जैसे ये कोण दे देगा दूसरा कोण कहेगा निकालने के लिए, तो हम समझ गए ये आई है और ये क्या है, आर है। तो यहाँ से रिलेशन क्या होगा, देखिए लिख के, क्या इसका कोण गुने ये देखना रहे म्यू 1 गुने साइन आई, तो क्या हो जाएगा म्यू अल्फा इंटू साइन आई और बराबर क्या है म्यू बीटा, तो म्यू बीटा आई इंटू साइन और यहाँ पे कौन क्या बना आर, तो साइन आर, म्यू अल्फा इंटू म्यू बीटा इंटू साइन आर, ये लिख दिए यहाँ पे। और फिर देखिए एक और कि क्या हुआ, यहाँ से देखिए तो म्यू टू बाई म्यू 1 बराबर क्या आया V1 बाई V2, म्यू टू बाई म्यू 1 बराबर क्या है मेरा V1 बाई V2, म्यू टू बाई म्यू 1 बराबर V1 बाई V2। तो इसी को हम यहाँ से लिख सकते हैं म्यू 1 इंटू V1 बराबर म्यू 2 इंटू V2। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कहे कि देख रहे कहीं पर क्या है कि जिसके सापेक्ष है वो ऊपर है, जिसके निरपेक्ष है वो नीचे है, लेकिन कहीं पर क्या है जिसके निरपेक्ष जो ऊपर है सापेक्ष जो नीचे है, तो कन्फ्यूजन हो। तो इतना याद रखिएगा कि क्या हो कि जिसका अपवर्तनांक उसका वेलोसिटी, जिसका अपवर्तनांक उसी का वेलोसिटी बराबर जिसका अपवर्तनांक गुने उसका वेलोसिटी। ठीक है। और यहाँ पर वही कि जिसका अपवर्तनांक गुने उसमें जो कोण बन रहा है उसका साइन, तक यहाँ पे देख रहे जा रहा था आई, और इस बराबर जिसका अपवर्तनांक गुण है उसमें जो कोण बन रहा है उस वो, तो इसीलिए दोनों को क्या किए अलग लिख दिए, इसको और इसको। ठीक, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, दिखाई दे रहा है ना नीचे का, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आपको फ्यूचर में जैसे कि जब हम ये लेक्चर पढ़ा रहे उसके बाद आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे हम लिखेंगे, किसके सापेक्ष किसका है, तो इसलिए 2-4 एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आप ये कभी भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम सिंबल में लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे देखिए दूसरे माध्यम का पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो किसका दूसरे माध्यम का, तो बाद में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष रहता है वो पहले, तो 1 म्यू 2, इसी को 1 को हम बाद में भी ले जा सकते हैं, तो म्यू 2 1, या इसी को हम उल्टा कह दें कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का सापेक्ष, तो आपका निकाला किसका पहले माध्यम का, तो म्यू क्या हो जाएगा बाद में, और जिसके सापेक्ष तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष वो पहले हो जाएगा, उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर देखिए हवा का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो हवा का क्या होता है ए अर्थ ए लेंगे और पानी का क्या होता है वाटर, तो डब्ल्यू लेंगे। तो क्या लिखेंगे, हवा का है तो हवा के आगे ए हो जाएगा और पीछे क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा, ए डब्ल्यू। फिर इसी को पलट दे तो पानी का हवा के सापेक्ष, पानी का हवा के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू और म्यू डब्ल्यू ए। अब देखिए तो पानी का किसका है, हवा के सापेक्ष है, तो जो पानी का जो हवा के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक निकाले तो वही तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी उसको डायरेक्ट ए वो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, यानी पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यही सब लिख दे, अपना देख लीजिएगा।
अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से क्या पाए कि जैसे देखिए म्यू कितना था 1 था, तो इसका अर्थ क्या कि हवा था। हवा सबसे क्या होता है विरल माध्यम होता है, उसके तुलना में कोई भी माध्यम होगा क्या होगा सघन होगा। तो जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा विरल माध्यम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो क्या होगा सघन माध्यम होगा। तो अपवर्तनांक ज़्यादा तो सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम, अपवर्तनांक कम तो विरल माध्यम रेयर मीडियम। समझ गए। यानी कि अगर पूछ रहे कोई तो कहेंगे जिसका अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। ठीक, जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें कि हवा का अपवर्तनांक 1 है, ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 है, ग्लास हो गया। वाटर का अपवर्तनांक 1.33 है, हीरा का अपवर्तनांक डायमंड का अपवर्तनांक कितना है 2.54 है। ठीक है 2.54। ठीक है, तो कह दें तो कहेंगे कि इसका क्या निकालिए, इसमें बताइए कि सबसे सघन सबसे अधिक सघन कौन है, सबसे अधिक सघन कौन है, सबसे अधिक सघन कौन है। तो सबसे अधिक सघन के लिए क्या सबसे अधिक अपवर्तनांक होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 है, 1.5, 1.33 है, 2.54 है। तो सबसे अधिक क्या है 2.54। तो इसीलिए सबसे अधिक सघन माध्यम क्या था हीरा डायमंड। और देखिए पूछ दे कि सबसे अधिक विरल माध्यम, तो सबसे अधिक विरल तो यानी सबसे कम सघन होना चाहिए, सबसे कम अपवर्तनांक होना चाहिए। तो किसका 1 का, यानी कि हवा एयर। ठीक है, या इसी को हम कह दें कि सघनता से विरलता की तरफ सजाइए, सघनता से विरलता की तरफ सजाइए, यानी सघनता के विरलता कह रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक से सबसे कम की तरफ सजाइए। ठीक है, लाइन कट गया 1 मिनट। तो देखिए सघनता से विरलता, तो यानी सघन का मतलब क्या सबसे अधिक अपवर्तनांक होना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका था म्यू डी का था, उससे कम किसका था म्यू जी का था, उससे म्यू डब्ल्यू म्यू ए। फिर वैसा ही विरलता से सघनता का मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम म्यू ए का था, फिर म्यू डब्ल्यू का, फिर म्यू जी का, फिर म्यू डी का। ठीक है, इसको इरेज करें। देखिए अब एक और अपवर्तनांक को तरंगधार्य के टर्म में निकालना है, उसके बाद इस पे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, पूछा हुआ है 100 भी, और हम 1-2 अपना मन से भी देंगे बनाने के लिए। ठीक, जैसे देखिए आपने 9th में एक फार्मूला पढ़े होइएगा, 9th में क्या कीजिए होइएगा एक फार्मूला पढ़े होइएगा कि वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंगधार्य, आवृत्ति गुणे तरंगधार्य। ठीक है ना, तरंगधार्य। ठीक है ना, अब वो सही, यानी वेलोसिटी बराबर आवृत्ति। तो आवृत्ति का क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और वेलोसिटी के किससे डिनोट करते हैं v से, फ्रीक्वेंसी को किससे f से या न्यू से, तो f से हम यहाँ पे कर रहे हैं, और इसको वेवलेंथ को किससे लैम्डा से, यानी ये फार्मूला है। तो नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ये होता है, ये क्या करता है स्रोत पर डिपेंड करता है। तो स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ पे तो अपवर्तन या परावर्तन का घटना होता है, तो क्या होता है एक ही स्रोत से ना आ रहा है, तो ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी सभी के लिए सेम होगा। ये किस पर डिपेंड करता है स्रोत पे, ये किस पर करता है स्रोत पर, यानी कि किस पे सोर्स पर, ये सोर्स पर निर्भर करता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये प्रकाश के किरण पर, यानी कि किस रंग का किरण है उस पर। तो ये डिपेंड करता है रे पर, और वो डिपेंड करता है सोर्स पर। ठीक है ना, यानी ये माध्यम पर, माने कि किस माध्यम में जा रहा है रे पर, यानी रे किस माध्यम में जा रहा है उस पर। तो ये किस पर डिपेंड करता है माध्यम पर, और वो डिपेंड करता है सोर्स पर, ये मीडियम पर और वो सोर्स पर। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि 1μ2 बराबर μ2 1 बराबर क्या हुआ v1/v2,
यानी जिसका जिसका अपवर्तनांक उसका वेग बटा में, तो बराबर हम इसको v को हम f लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो दोनों के लिए क्या है, सोर्स तो एक ही ना है, लाइट कहाँ से आ रहा है, एक ही जगह से ना आ रहा है, सूर्य से आ रहा है तो सूर्य से आ रहा है, बल्ब से आ रहा है तो बल्ब ही से आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ लैम्डा 1, और माध्यम चेंज हो रहा है, पहले का माध्यम से दूसरा का माध्यम, तो दोनों माध्यम के लिए लैम्डा अलग अलग हो जाएगा। तो एफ लैम्डा 2, यानी एफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को हम लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए सब टोटल को हम एक साथ लिख देते हैं। तो आपने अभी तक कितना देखा, 1 μ2 बराबर μ2 1 बराबर μ2 बाई μ1 बराबर साइन आई बाई साइन आर बराबर v1 बाई v2 बराबर एफ लैम्डा 1 बाई एफ लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। आपने अभी तक इतना फार्मूला को देखे, इस फार्मूला को बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम अब क्वेश्चन को देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, तब मेरा सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए μ1 1 दिया हुआ है, μ2 2 दे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से ऐसे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, आ रहा है। तो μ21 और μ12 हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे μ21, तो μ21 को हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं, μ2 बाई μ1, यानी जिसका अपवर्तनांक पूछता है उसका अपवर्तनांक का बट्टे में जिसके सापेक्ष पूछता है उस ना। तो देखिए μ2 बाई μ1, तो μ2 कितना है 2 है, और μ1 कितना है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 2 हो गया। और यही में μ1 2 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा μ1 बाई μ2, तो μ1 मेरा कितना है 1 है, μ2 कितना है 2 है, देखिए बन गया। फिर देखिए इसमें, तो इसमें देखिए μ1 दिया हुआ है, μ2 दिया हुआ है, और हमको क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, यानी कौन साइन वाला रिलेशन लेंगे, और ये क्या μ1 μ2 वाला रिलेशन लेंगे। तो हम बताए थे कि क्या इसको लिखने के लिए कैसे, कि किसका अपवर्तनांक ले μ1 का, तो μ1 गुण इसमें जो एंगल बनेगा उसका साइन, तो साइन कितना बन रहा है 60, तो 60 अब बराबर क्या हो जाएगा μ2, तो μ2 गुण साइन इसमें कितना एंगल बन रहा है आर, तो आर, इसलिए ना अलग बक्सा में लिख दिए थे। तो μ1 कितना मेरा दिया हुआ है 1, तो 1 गुण साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और μ2 कितना दिया है √3 इंटू साइन आर। अब देखिए यहाँ से साइन आर, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर ये √3 गुना में है तो भागा में आ जाएगा, यानी √3/2 गुण 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी 1/2। तो त्रिकोणमिति जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि 1/2 के जगह पर साइन में कितना का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का, तो साइन 30, तो आर बराबर 30 डिग्री, यानी हमारा आर कितना निकल गया 30 डिग्री, आर कितना निकल गया 30 डिग्री। हो गया सोल्व, ठीक है। अब इसको देखिए, हम इसको इरेज करते हैं, ये सब चिटपुटिया सवाल सब है, तो देख करके समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए, फिर इसके लिए बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक उसका वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1 बराबर जिसका अपवर्तनांक गुने जिसका वेलोसिटी, बताए थे ना, μ1 गुने v1 बराबर μ2 गुने v2। तो देखिए, और μ2 कहाँ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए μ21 डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है μ21, तो यहाँ से हमको डायरेक्ट μ21 वाला फार्मूला लिखना होगा ना, तो डायरेक्ट μ21 का मतलब क्या हो गया v1/v2, μ21 बराबर v1/v2, तो μ21 दिया हुआ है ना, तो 4/3, यानी कि यहाँ पे जो रहता है उसका वेलोसिटी नीचे है, यहाँ पे जो रहता है उसका वेलोसिटी ऊपर, तो 4/3 बराबर v1 क्या दिया होता, पहले v2 का फार्मूला लिख ले, v2 निकालना, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा v1/μ21, तो v1 मेरा क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओह लाइन आज बार बार कट रहा। तब देखिए यहाँ पे क्या है μ21, तो μ21 कितना है 4/3, तो 4/3, अभी 3 क्या है बटा में, तो ये ऊपर चला जाएगा तो गुना में, तो गुने 3, यानी इसका अर्थ क्या हो गया 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 4 से 9 में भाग दीजिए, क्या हो गया 4 से 9 में भाग दीजिए, तो 4 दूना 8, एक बचेगा शेष, तो 10, 4 दूना 8, फिर 2 बचा था 4 × 5 = 20, यानी इतना 10⁸
मीटर पर सेकेंड, यानी V2 मेरा कितना आ गया 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसको देखिए, ये इसके बराबर पूछ लेगा कि क्या होगा, नहीं तो कहेगा सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको लिखे ए म्यू जी को वेलोसिटी के टर्म में, तो हम वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, जिसके सापेक्ष रहता है जिसका बटे जिसका रहता है वो गुणे किसके सापेक्ष है, जी के सापेक्ष है बटे ओ गुणे वी डब्ल्यू बाई वी ए। ठीक है, देखे क्या हुआ, ए म्यू जी को म्यू वी ए बाई वी जे लिख सकते हैं, जी म्यू डब्ल्यू को क्या वी जी बाई वी डब्ल्यू, वी जी बाई वी डब्ल्यू लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू ए को वी डब्ल्यू बाई वी ए। अब देखिए वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल हो गया, वी जी से वी जी और वी ए से वी ए, यानी 1 हुआ। तो इतना बराबर 1 आंसर आया, नहीं तो 1 दे देता, कहता कि सिद्ध करने के लिए। तो दोनों काम में से कोई हो जाएगा। फिर इसको देखिए वैसा ही है, जी म्यू डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वी जी बाई वी डब्ल्यू इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, वी डब्ल्यू बाई वी जी, वी डब्ल्यू बाई वी जी। अब देखिए वी जी से वी जी कैंसिल, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल, यानी 1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो क्या है, लैम्डा के टर्म में, यानी तरंग दैर्घ्य के टर्म में है, और म्यू डी दिया हुआ है। तो म्यू डी कहने का मतलब क्या दिया हुआ है हमें, ए म्यू डी दिया हुआ है, यानी आप सब निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम ए म्यू डी लिख सकते हैं, ए म्यू डी दिया हुआ है, और ये बराबर लैम्डा के टर्म में, लैम्डा के टर्म में क्या होता है, लैम्डा ए बाई लैम्डा डी। तो यहाँ से देखिए तो ये क्या इतना है 2.4, पहले हमको निकालना लैम्डा डी, तो लैम्डा डी बराबर देख लीजिए लैम्डा ए बाई ए म्यू डी। तो लैम्डा ए कितना है मेरा 4800 एंगस्टर्म में है, तो एंगस्टर्म में, अब बटे में ए म्यू डी कितना है 2.4। अब यहाँ से ये पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 और यहाँ से बैठ जाएगा, 24 × 48 यानी 2000। तो मेरा कितना आया 2000 एंगस्टर्म आया। ठीक है, हो गया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। ठीक है, आज लाइटिंग का प्रॉब्लम है, नहीं तो रहने देते हैं। पॉलिटेक्निक में 1-2 और क्वेश्चन है जो कल के लेक्चर में हम दिखा देंगे। देख रहे हैं ना, बार बार लाइट कट जा रहा है। ठीक है, तब हम अपने लेक्चर को अब यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय। इसमें का जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है जो कल के लेक्चर में हम देखेंगे पहले। ठीक।